नमस्कार। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, स्टेट एग्ज़ाम का डेट अनाउंस कर दिया गया है। स्टेट एग्ज़ाम आपका 9 सितंबर से लेकर के आगे कंटिन्यू प्रोसीड करेगी। ये एक 9, 10, 11, 12 मतलब कि सभी डेट में क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसका सिलेबस अभी तक क्लियर नहीं किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। सिलेबस में जो हम लोग पीछे पढ़े हुए थे, जैसे कि मान लिया जाए केमिस्ट्री बायोलॉजी था, जो कॉम्बिनेशन बना करके दिया गया था, केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, शायद उसी पैटर्न पे पूछा जाएगा क्वेश्चन। जैसे कि पिछले ईयर जो पूछा गया था 2019 में, तो उसमें अनबैलेंस क्वेश्चन दिया हुआ था। केमिस्ट्री का क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछ दिया था बायोलॉजी वाले पोर्शन में, जिससे परेशान हुआ वो स्टूडेंट जिसका केमिस्ट्री वीक था और बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग था। तो एक बैलेंस में पूछना चाहिए था उसको। उम्मीद करते हैं इस बार जो केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन बना करके आपके सामने आएगा, वो एक बैलेंस वे में आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज से स्टार्टअप करते हैं। किसके लिए? स्टेट के लिए। स्टेट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ये तो पता है हम लोगों को। अब उस पर कैसे मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन में आप लोग का पढ़ाई भी छूट सा गया होगा, थम सा गया होगा। तो अब ऐसे स्टार्टअप करना है कि ज़्यादा चीज़ को कम डे में, ज़्यादा चीज़ को कम दिन में हम लोग गेन कर सकें। ऐसे हम लोग को पढ़ना है, और पढ़ने का ड्यूरेशन आप लोग बढ़ा दीजिए। काहे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट अभी मस्ती कर रहे होंगे, बहुत को तो पता भी नहीं होगा एग्जाम कब होने वाला है। तो आप इसी का फायदा उठा करके आप लोग रिपब्लिका से जुड़ करके आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। सभी टॉपिक का एक स्पेसिफिक आप लोग को डिस्क्रिप्शन किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग को करवा दिया जाएगा सभी टॉपिक का। और बात रही सिलेबस कंप्लीट का, सिलेबस हर हाल में आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप निफिकिर रहिए। आपको 9th 10th का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। 9th 10th में जनरली जो दिया हुआ है कि हिंदी में मीडियम में पूछेगा, लेकिन इस पिछले साल जो पूछा गया था हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन करके पूछा गया था। मे भी हो सकता है इस बार भी हिंदी इंग्लिश कंबाइन करके पूछे, तो अच्छी बात है। हिंदी इंग्लिश कंबाइन करके पूछेगा और अच्छी बात है। ठीक है, तो हम लोग 9th 10th का NCERT का सिलेबस को अच्छे ढंग से कवर करेंगे, और किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्टेट में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री में टॉपिक जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 9th क्लास का 4th चैप्टर, 9th क्लास का देखिएगा, 9th क्लास का 4th चैप्टर क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे कहाँ पे? एसिड, बेस और साल्ट पे जाकर के खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम बिना टाइम गवाए हुए हम लोग स्टार्टअप करते हैं। किसके बारे में समझते हैं? एटम्स के बारे में समझते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, अगर हम बात करें, दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो बिना एटम्स का बना हो। दुनिया में हर एक चीज क्या चीज का बना होगा? एटम्स का बना होगा। तो एटम्स का बना हुआ है। मान लीजिए सेल है, सेल को कहा जाता है इट इज द स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का वो क्या है? यूनिट है। उसी प्रकार से किसी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर और
नॉट फंक्शनल, स्ट्रक्चर यूनिट जो बोल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। मान लीजिए बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का यूनिट क्या है, ब्रिक्स है। उसी प्रकार से किसी सब्सटेंस का यूनिट क्या है, सबसे सूक्ष्म पार्टिकल क्या है, तो एटम है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अणु। यह मुक्त अवस्था में रह सकता है और बिना रिएक्शन किए हुए है। ठीक है, तो अब ये एटम्स का अगर डिफिनेशन पूछता है, इट इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी का यूनिट जो सब्सटेंस होता है उसको क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ठीक है, जब ग्रुप ऑफ एटम मिलता है तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। जब ग्रुप ऑफ एटम का मिलन होता है तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम जब बनता है, मिलता है, मान लिया जाए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिमिलर एटम मिला है, या आयरन का रॉड है, केवल इसमें आयरन ही प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। और ग्रुप ऑफ डिसिमिलर, मे बी सिमिलर मे बी डिसिमिलर, मतलब एक जैसा एटम या दूसरे तरह का एटम जाकर के मिलता है, उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। समझिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या एटम है, ऑक्सीजन आकर मिल गया, H2O बन गया, वाटर मॉलिक्यूल्स बन गया। क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स बन गया। हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन आकर के मिल गया, हाइड्रोजन H2 बन गया। मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन आकर के मिल गया, तो क्या बन गया, H2 बन गया। ये भी मॉलिक्यूल्स है और H2O दोनों मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूल्स है और H2O भी मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल्स है। बट अगर आपसे पूछता है इसमें एलिमेंट कौन है, तो H2 जो है आपका एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। और H2O क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। और ये भी H2 भी मॉलिक्यूल्स हो गया। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर में सारा एलिमेंट आ जाता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर में सारा एलिमेंट आ जाता है, याद रखिएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स का अगर डिफिनेशन पूछता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोलेंगे, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर एटम। यह एक जैसा एटम हो या दूसरे तरह का एटम आकर के मिलन हो एक स्पेसिफिक रेशियो में, तो उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है जी, देखिए क्या कर रहा है एटम्स का डिफिनेशन, इट इज द, क्या कर रहा है, इट इज द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का एलिमेंट्री पार्टिकल, सूक्ष्म पार्टिकल क्या होता है, एटम्स होता है। क्या होता है, एटम्स हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, एलिमेंट। एलिमेंट में सिमिलर एलिमेंट का, सिमिलर एटम का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। जैसे कि N2 H2 O2 F2 और रॉड, रॉड ऑफ आयरन, आयरन का रॉड जो होता है केवल किसमें प्रेजेंट है, आयरन 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 एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोल दिए। अब मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में बताया था कि मे बी सिमिलर एटम और मे बी डिसिमिलर एटम, दोनों तरह का मिलन जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर एटम, सिमिलर और डिसिमिलर एटम कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, परमाणु का खोज। ये तो हमने देख लिया एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब परमाणु के बारे में समझते हैं। ये परमाणु क्या है, अणु क्या है। अगर किसी सब्सटेंस को काटते जाए काटते जाए काटते जाए, एक ऐसा टाइम आएगा वो सब्सटेंस अब डिविजिबल नहीं होगा, तो वही सब्सटेंस को हमने क्या बोल दिया, एटम्स बोल दिया, परमाणु बोल दिया। ठीक है, अणु बोल दिया। तो अब उस एटम का बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। वो एटम्स है, मान लीजिए कोई छोटू सा एटम्स है, उस एटम में कौन कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल्स पाया जाता है, कौन कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल्स पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एटम का डिस्कवर किसने किया, जॉन डाल्टन ने किया। किसने किया, जॉन डाल्टन ने। कोई सब्सटेंस है, समझिएगा, कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को काटते 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 जाएंगे, एक ऐसा समय मिलेगा जो क्या मिलेगा, एटम्स मिल गया। क्या मिल गया, एटम्स। अब इस एटम्स में क्या क्या प्रेजेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और किस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया है, इसमें कितना मास है, क्या है, नहीं है, सब एक तरह एक एक करके समझेंगे पार्टिकुलरली। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका डिस्कवर किसने किया, जॉन डाल्टन ने किया। तो सवाल पूछा जा सकता है किसने डिस्कवर किया, जॉन डाल्टन ने किया। और मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल में देख लिए, H2O हो गया, CO2 CO, NO2 NO, SO2 H2 N2, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स का क्या है, एग्जांपल में दिया हुआ है। देखिए, तो एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम, एटम्स का मतलब होता है नॉट टू बी कट। एटम्स का मतलब क्या होता है, नॉट टू बी कट। समझ, देखिए एक सेकेंड, हाँ देखिए,
एटम्स का क्या मतलब हो गया, नोट टू बी कट। एटम्स का मतलब हो गया नोट टू बी कट। ए मतलब होता है नोट और टम मतलब है कट। नोट टू बी कट, जिसको हम काट नहीं सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, एटम्स बोल रहे हैं। एटम्स को कह रहे हैं नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम को ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम को ना ही बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसीलिए क्या बोले, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। लेकिन आज के डेट में एटम्स को भी हम तोड़ सकते हैं, एटम्स को भी अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है हमारा एटम्स का पार्ट है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, पोजिट्रॉन, ये सब क्या एटम्स का ही टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो आज के डेट में अप्रॉक्स 40 से 50 पार्ट में एटम को तोड़ दिया जा रहा है। इसका अगर सूक्ष्म रूप देखिए, क्वार्क, क्वार्क जब कॉम्बिनेशन होता है तो में इलेक्ट्रॉन बनता है, प्रोटॉन बनता है, तो इसको कई भाग में तोड़ दिया गया है और कई मेथड के द्वारा तोड़ा गया है, मतलब आज के डेट में तोड़ दिया गया। लेकिन डाल्टन के अनुसार से, जॉन डाल्टन के अनुसार से एटम्स को डिविजिबल नहीं है, एटम्स को तोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए क्या बोल दिए, नॉट टू बी कट, नॉट टू बी डिविजिबल, इसको खंडित नहीं किया जा सकता है। देखिए डाल्टन के अनुसार से पदार्थों का सूक्ष्म कण है होता है जिसमें खंडन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, और देखिए एटम्स कैन नॉट बी कट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर वन, एटम्स को काट करके स्मॉलर वन में कन्वर्ट नहीं किया था, लेकिन आज की डेट में स्मॉलर वन में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, हाँ कह रहा है थ्रू एनी फिजिकल और एनी केमिकल मेथड, कोई फिजिकल कोई केमिकल मेथड के मदद से एटम को तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं फिजिकली मतलब कि हाथ से उसको पीटते 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 काटते काटते क्या किए तोड़ दिए, तो उस प्रकार से नहीं तोड़ सकते। केमिकली मतलब कोई केमिकल दे करके नहीं तोड़ सकते हैं। हम कहने का तात्पर्य क्या है, एटम्स को किसी प्रकार से आप तोड़ नहीं सकते हैं, ना फिजिकली ना केमिकली। क्लियर है? आइए अब क्या कर रहे हैं, देर आर 3 सब यूनिट ऑफ एटम। हाँ अब एटम्स देखते हैं, मान लीजिए ये एटम्स में है, ये एटम्स है, ठीक है। अब इस एटम्स में ये चक्री बना हुआ है, ठीक है। तो एटम्स में जनरली फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस हो गया, बीच में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों साइड क्या प्रेजेंट है, ये चक्री जो बना हुआ है, इस चक्री को हम कहते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसी कक्षा में क्या प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस के बीच में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है। पूछेगा न्यूक्लियस में क्या क्या चीज प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियस के अलावा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में क्या प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन हमारा ये कक्षा में प्रेजेंट रहेगा, ये कक्षा में क्या प्रेजेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन। तो आपसे अगर पूछता है किसी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, किसी एटम्स का फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, तो किसी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया। और कौन कहां रहता है वो हम क्लियर कर दिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन जो रहेगा और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में रहेगा, इलेक्ट्रॉन हमारा कक्ष में रहेगा, ऑर्बिट में रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए ये देखिए इलेक्ट्रॉन आप दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में समझिए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्योंकि हमने बता दिया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गया। अब इस फंडामेंटल पार्टिकल्स में एक एक करके समझेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन कौन डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना मास होता है, इसका मतलब कैरेक्टर कैसा होता है, इस पे क्या अगर और इलेक्ट्रॉन पे मास को बढ़ाया जा सकता है, तो सारा हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। देखिए ये मान लीजिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। कोई भी चीज देखो, कोई भी चीज देखिए, मान लीजिए ये x कोई कुछ है, ठीक है। इसके ऊपर जो ए दिया हुआ है, ये एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ये सॉरी हाँ ये क्या है, मास नंबर। तो सर के ऊपर जो ए से रिप्रेजेंट किया है ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे जेड से रिप्रेजेंट जो किया है एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट, एटॉमिक नंबर बताता है, ये क्या है एटॉमिक नंबर, और ऊपर हो गया मास। ऐसे भी आपके पास अगर 50 केजी का बोरा दे दिया जाए, 50 केजी का भरा हुआ चावल का बोरा दे दिया जाए, तो वो सर पे लेके चलिएगा ना, तो मास हमेशा सर पे लेके चलते हैं, ऊपर लेके चलते हैं, और हमारा नंबर जो है नीचे। तो नंबर हमारा एटॉमिक नंबर नीचे रहेगा,
मास हमेशा ऊपर रहेगा। किसी का भी, चाहे इलेक्ट्रॉन हो जाए, प्रोटॉन हो जाए, न्यूट्रॉन हो जाए या कोई एलिमेंट हो जाए, तो किसी का भी मास हमेशा ऊपर रहेगा और हमारा एटॉमिक नंबर नीचे रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई, नीचे हम बताए क्या चार्ज रहेगा, ऊपर मास रहेगा, ऊपर क्या रहेगा मास। तो अब ये मास जो है कितना होता है, मास है 0, इलेक्ट्रॉन पे मास कितना है 0, ठीक है। और चार्ज कितना है, चार्ज है -1, चार्ज कितना है -1, चार्ज हो गया -1, मास हो गया 0, ठीक है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है देयर आर द 3 सब यूनिट ऑफ पार्टिकल्स नेम एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स आपको समझा दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ बातें हम कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से क्या क्या पूछा जा सकता है, किस प्रकार से सवाल आता है एग्जाम में। देखिए ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, दूसरा हो गया प्रोटॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। अब सिंबल का बात करें, सबका सिंबल किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से, और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीचे बताए थे चार्ज -1 और प्रोटॉन में +1, प्रोटॉन में +1, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं रहता है, ठीक है। और मास का बात करें, न्यूट्रॉन में 1, प्रोटॉन में 1 और इलेक्ट्रॉन में 0। इलेक्ट्रॉन में मास 0 रहेगा, प्रोटॉन में 1 और न्यूट्रॉन में 1 रहेगा। क्लियर है जी। चलिए तो देखते हैं तो क्या कर रहा है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने ही बताए थे, +p यहाँ पे n, ठीक है। अब देखिए रिलेटिव चार्ज, चार्ज कितना रहता है, इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना 0, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0। नेक्स्ट देखिए चार्ज का, अगर ये तो रिलेटिव चार्ज हुआ, किसी के बनस्पत कंपेयर करके निकाला जाता है, ठीक है। मान लीजिए न्यूट्रल है, न्यूट्रल से कितना ये चार्ज है, पॉजिटिव में कितना, निगेटिव में चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन -1 हो गया। और जैसे कि मान लीजिए ग्राफ, ये देखिए ग्राफ है, ये निगेटिव, इधर पॉजिटिव, कितना ये न्यूट्रल से कितना आगे है, न्यूट्रल से कितना पीछे है, मतलब ये -1 है, मतलब -1 चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 चार्ज है। और न्यूट्रॉन के पास किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो समझाएंगे आगे, ठीक है। हाँ तो बात कर रहे थे क्या, रिलेटिव चार्ज -1 +1 0 हो गया चार्ज। चार्ज का अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 × 10⁻⁹। कई बार सवाल पूछा है, इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 10⁻⁹ कूलम, 10⁻⁹ कूलम, याद रखिएगा। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज आता है, +1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, न्यूट्रॉन पे 0 हो गया। मास का अगर बात करें तो मास में इलेक्ट्रॉन पे 0, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 1 मास रहेगा। नेक्स्ट देखिए डिस्कवर का बात करें, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया, जे थॉमसन। और प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया, ई गोल्डस्टीन। ये सब इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया, छोटा छोटा सवाल इसी प्रकार से पूछता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया, जे थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया, ई गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था। देखिए डिस्कवर्ड थ्रू, अब किसकी मदद से, ये जे थॉमसन जो है किसके मदद से ये इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया, प्रोटॉन का डिस्कवर किया और न्यूट्रॉन का, ये जो अलग अलग साइंटिस्ट है कैसे कैसे डिस्कवर किया उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तो जे थॉमसन ने किया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, किसके थ्रू, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और प्रोटॉन का भी डिस्कवर जो किया था ई गोल्डस्टीन, वो भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की मदद से क्या किया था। और न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल कोई एलिमेंट था, उस एलिमेंट के ऊपर बम्बार्डमेंट किया गया था अल्फा पार्टिकल का, जिससे क्या हुआ था, रिलीज कर रहा था न्यूट्रॉन। जिससे क्या रिलीज हो रहा था, न्यूट्रॉन। तो ये क्या कर रहा है, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड कुछ सवाल पूछा जा सकता है, तो देखिए क्या पूछा जा सकता है। हाँ ये मान लीजिए अल्फा है, ठीक है। अल्फा पे चार्ज होता है +2, अल्फा पे चार्ज होता है +2 और मास होता है +4। अल्फा पे चार्ज हो गया +2 और मास हो गया +4। तो देखिए
अगर बात करें हम अल्फा पे चार्ज हो गया, मास हो गया +4 और चार्ज हो गया +2, मतलब 2 प्रोटॉन को मिला दें, 2 प्रोटॉन को मिलाएंगे, मतलब एक एक चार्ज होता है 2 प्रोटॉन, तो कितना हो गया, तो 2 चार्ज हो गया +2 प्लस 2 न्यूट्रॉन, तो इसके पास भी एक मास है, प्रोटॉन के पास एक मास है, न्यूट्रॉन के पास भी एक मास है, तो टोटल कितना हो गया समझिएगा, 2 × 1 मास है, 2 × 1 2, 2 × 1 2 2 4, मतलब मास हो गया 4, x मान लीजिए कुछ बना तो मास हो गया 4, और चार्ज कितना हो गया, प्रोटॉन वाला केवल चार्ज आएगा, न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं है, तो हमारा चार्ज कितना हो गया 2, तो मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिल करके एक अल्फा पार्टिकल बनता है, इंपॉर्टेंट, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिल करके एक अल्फा पार्टिकल बनता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल पूछा है यहां से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रहा है क्या, डिस्कवर, ये तो बता दिए। एब्सोल्यूट मास, मास, तो मास ये भी इंपॉर्टेंट है। मास देखिए 9.1 × 10⁻31, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो -21 हो जाएगा, 9.1 × 10⁻29 ग्राम, ठीक है। प्रोटॉन का उसी प्रकार से बात करें तो 1.671 × 10⁻27 kg, और ग्राम में दिया रहो तो 24 हो जाएगा, 1.6 × 10⁻24 ग्राम। अब देखिए प्रोटॉन का मास स्लाइटली अमाउंट में ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास स्लाइटली अमाउंट में ज्यादा होता है, किससे, सॉरी, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से स्लाइटली अमाउंट में ज्यादा होता है, क्यों होता है वो समझिए। देखिए ये तो प्रोटॉन का मास हो गया, अब न्यूट्रॉन का मास देखिएगा 1.678, यहाँ पे था 71 और यहाँ पर है 78 × 10⁻27 kg, मतलब देखिए 0.008 का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी है, वेट में क्या है ज्यादा है, तो अब ये ज्यादा क्यों हुआ सर, ये हमको समझाइए। देखिए इलेक्ट्रॉन के पास मास बताए थे एकदम नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल मतलब क्या, उसको इग्नोर करने योग्य, लेकिन उसमें भी मास रहता है स्लाइटली अमाउंट में, मास कितना रहता है 9.1 × 10⁻31 kg बताए थे। तो उसी प्रकार से देखिए मान लिया जाए आपका ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज समझाते हैं आपको। हाँ देखिए क्या है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन बाबा, इसमें नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, चल भाई पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब न्यूट्रॉन जो होता है, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे बीच में रहेगा पॉजिटिव चार्ज, बीच में क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया तो किसके बराबर हो गया, प्रोटॉन के चार्ज मास के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर में क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज अगर इसके ऊपर दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया, ये क्या हो गया न्यूट्रल, तो इसीलिए न्यूट्रॉन क्या हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे क्या चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। मास का अगर बात करें, मास क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो तो चार्ज आ गया इसके ऊपर पे, पॉजिटिव पहले से था, अब एक्स्ट्रा अमाउंट में नेगेटिव आ गया जो न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसके वजह से इसका वेट जो होता है, मास जो होता है थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है, थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है, किससे, प्रोटॉन से, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है क्या, रिलेटिव मास, रिलेटिव एक दूसरे का रिलेट किया है वह मास, तो रिलेटिव मास जो होता है कितना होता है 1/1838, रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का होता है 1/1838, ये भी इंपॉर्टेंट पूछता है कई बार, ठीक है, ये भी पूछता है। और उसके बाद रिलेटिव प्रोटॉन का हो गया 1 और न्यूट्रॉन का हो गया 1, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर जो जे थॉमसन ने किया था, किस प्रकार से किया था उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किस प्रकार से किया था।
ये एक ट्यूब लिया, वैक्यूम ट्यूब है, इसमें किसी प्रकार का गैस नहीं है, ठीक है, वैक्यूम कर दिया गया है। अब इस वैक्यूम में क्या किया गया है, इसको कैथोड, एक साइड में एक कैथोड लिए, दूसरी साइड में एनोड लिए, एक कैथोड एक एनोड, ठीक है। अब ये कैथोड वाला जो है इस पे निगेटिव चार्ज, देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट कर दिए हैं और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिए हैं, समझिएगा। अब इससे वैक्यूम कर दिए थे, वैक्यूम करने के बाद इसमें क्या डाल दिए, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम, क्या डाल दिए, हाइड्रोजन एटम डाल दिए। तो हाइड्रोजन एटम जो डाल दिए इसके अंदर में क्या डाल दिए, हाइड्रोजन एटम। तो अब क्या होता है, इस हाइड्रोजन एटम को तोड़ देता है, जब यहां से एक क्या निकल, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब बना तो इसमें क्या होता है, किसी भी एटम्स को तोड़ दिया जाता है। मान लीजिए हमने क्या दिया, हाइड्रोजन डाला, हाइड्रोजन को क्या करेगा, तोड़ देगा। हाइड्रोजन को तोड़ेगा तो क्या बनेगा भैया, हाइड्रोजन के पास क्या क्या रहता है, तो यह पता होगा आपको, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक प्रोटॉन रहता है। तो H+ में टूट गया और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, H+ टूट गया, आयंस बन गया और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो अब यहाँ पे जो रिलीज किया H+ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या रिलीज किया, H+ आयन और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और H+ आयन पे पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन वहां दौड़ के जाता है किसके पास, पॉजिटिव के पास। और याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कूद करके जा रहा है किसके पास, एनोड के पास। किसके पास जा रहा है, एनोड के पास जा रहा है। जो एनोड के पास ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जा रहा है, इसने वो देख लिया, इसको देख लिया कौन, किसने, जे थॉमसन ने। किसने देखा, जे थॉमसन ने। तो इसीलिए क्या बोल दिया कि भैया जो यहां से इलेक्ट्रॉन जो एनोड के पास जा रहा है तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, उसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। उस पे निगेटिव चार्ज, क्यों निगेटिव चार्ज, क्योंकि भैया एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर कोई भी जाएगा तो वो निगेटिव लेकर के जाएगा चार्ज। तो इसके ऊपर कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो भी निगेटिव चार्ज जा रहा है। ये बताया किसने, जे थॉमसन ने बता दिया। उसको प्रोटॉन के बारे में पता नहीं है। लेकिन इसी दरमियान एक घटना घटता है, जो H+ आयन था, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहां भागेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर किधर भागेगा, कैथोड की तरफ भागेगा। निगेटिव चार्ज निगेटिव रॉड की तरफ भागेगा, जिससे क्या हुआ, पॉजिटिव ये जो है कैथोड की तरफ भागा H+ आयन और इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ भागा। तो ये इसको देख नहीं पाया जे थॉमसन ने। अब इसको किसने देखा, ई गोल्डस्टीन ने देखा। जब ई गोल्डस्टीन ने देखा कि भैया ये जो H+ आयन है ये लग रहा है कहां से, एनोड से रिलीज हो रहा है। H+ जो आयन है एनोड से एक रे आ रहा है और कैथोड तक आ रहा है। और जे थॉमसन को क्या लगा, कैथोड से एक रे जा रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे जा रहा है। अब ये रे में क्या जा रहा है, निगेटिव चार्ज। इस रे में क्या जा रहा है, निगेटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये क्या लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। इधर क्या आ रहा है, प्रोटॉन। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन वाले को क्या, कैथोड रे बोल दिया। क्या बोल दिया, कैथोड रे, निगेटिव चार्ज वाले। और उधर से जाने वाला एनोड रे है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला H+ आयन है। ये क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट। हाँ, तो ये देखिए, ये जो रॉड बनाए हुए हैं कैथोड एनोड मेटल का बना हुआ है, ये वैक्यूम बना दिए थे, वैक्यूम कर दिए थे, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दिए थे, ये समझा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका रिजल्टेंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोटॉन का मूवमेंट होता है। वही देखिए H+ आयन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है उसको फील हुआ क्या, कैथोड से रिलीज हुआ रे है, एक रे है, उस रे का नाम दे दिया कैथोड रे। और जो एनोड से प्रोटॉन आ रहा था उसको क्या बोल दिया, एनोड रे है। क्या है, एनोड रे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए यही बताए थे, एटम को दो भाग में बांट गया, एक H+ और इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, इसको जब टूटता है उसको कहते हैं आयनाइजेशन। कैथोड किरण का क्या क्या है कंसेप्ट है समझिए। कैथोड रे वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, वो सीधा पाथ को फॉलो करेगा। अगर उसके बीच में कोई आ जाता है तो उसका इमेज बना देगा, ठीक है। अगर उसमें, क्योंकि वो कैथोड रे जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन वहां मूव करता है तो उसके पास मास भी है, जब स्ट्रक करेगा, मान लीजिए ये है, इसके ऊपर स्ट्रक करेगा तो ये क्या करेगा, चक्री घूमने लगता है। मान लीजिए पंखा लगा देंगे, इसके ऊपर स्ट्रक करेगा, ये घूमना शुरू कर देगा। तो अब ये घूमना जो शुरू कर दिया, इसमें पार्टिकल नेचर को दिखाता है। जो भी कैथोड रे वो पार्टिकल नेचर का है, स्ट्रेट लाइन को पाथ कर रहा है, ठीक है। अब जब इसमें मान लीजिए स्ट्रेट लाइन को पाथ कर रहा है इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रेट लाइन को पाथ कर रहा है, कैथोड रे जो है स्ट्रेट लाइन को पाथ को फॉलो कर रहा है। अब यहां से पॉजिटिव चार्ज लगा दिए, क्या लगा दिए, पॉजिटिव। तब पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिएगा तो ये तो मुड़ जाएगा नीचे, सीधा जाने की वजह से ये क्या होगा, मुड़ जाएगा। मतलब ये रिस्पॉन्स करता है चार्ज, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर जनरेट कर देते हैं उसके रास्ते में, तो उसका रिस्पॉन्स करेगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर डेविएट हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज ऊपर लगा दीजिएगा तो वहां से रिपेल होकर फिर से पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। मतलब जो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करेगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिए हैं, कहां पे, उसके रास्ते में जनरेट कर दिएगा, वो अपने पाथ से विचलित हो जाता है, अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, अपने पाथ को चेंज कर लेता है।